प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री चाहत अकेडमी में। तो पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों के प्रश्न आ रहे थे मेरे पास कि मैम क्या केवल नेट की तैयारी प्रश्नोत्तरी पढ़कर हो सकती है। तो उन्हीं कुछ प्रश्नों का जवाब मैं कुछ कॉन्सेप्ट के साथ देना चाहूँगी और ऐसे कई बार मेरे पास प्रश्न आए, तो ये जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि इतनी चीज़ें आपको आ रही हैं तो आप समझिए कि आपका जो प्रश्न है वो सही है, लेकिन मेरे हिसाब से आपका प्रश्न सही नहीं है कि केवल प्रश्नोत्तरी पढ़कर नेट निकल जाएगा या फिर कोई सा किसी परीक्षा हो, प्रश्नोत्तरी पढ़ करके वो परीक्षा नहीं निकलती जब तक आप कॉन्सेप्ट न पढ़ें। पहला हमारा यहाँ पे पहला ही कॉन्सेप्ट है कि हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास को पढ़ने से पूर्व हमारे पास अभी कई टॉपिक है जिसको मैंने छोड़ा है। जैसे कि हमारा एक अभी यहीं पर टॉपिक आएगा हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, एक टॉपिक हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आएगा। दूसरा टॉपिक हमारा आ सकता है हिंदी की उत्पत्ति। तीसरा टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार पढ़ने के बाद जो है हम आते हैं भारोपीय भाषा परिवार को भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग श्रेणी में डिवाइड किया। ठीक है, विश्व की जो भाषाएं हैं, भाषा परिवार है, उसको विद्वानों ने अलग अलग भागों में डिवाइड किया। लेकिन हम भारोपीय भाषा परिवार की जो 10 शाखाएं हैं उसको हम देख लेते हैं, जिसको 2 भागों में बांटा गया, केतुम वर्ग शतुम वर्ग। ठीक है, केतुम शतुम की भी हमें 10 शाखाएं मिलती, 10 वर्गों 10 उसके उपभेद मिलते हैं। ठीक है, जहाँ की जो केतुम की है उसमें आपके 4 शाखाएं मिलती हैं, शतुम की है जिसमें 6 शाखाएं मिलती हैं। तो थोड़ा सा ये जब चीज़ें आप करेंगे तब जा करके मेरे ख्याल से आप सही कर पाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्या है जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक हमारा यहीं पे टॉपिक आता है दोस्तों कि हिंदी का विकास क्या यूं ही हो गया, ऐसा नहीं है। इसको करने के लिए हमें इसका संबंध जो है 5 उपभाषाओं, 17 बोलियों और 3 अपभ्रंश से है। यानी हिंदी का जो प्रमुख विकास होता है वो 3 अपभ्रंशों से मिलकर होता है, सौर सेनी, अर्धमागधी, मागधी। बाकी के जो अपभ्रंश हैं वो हिंदी की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो भी आगे चलकर बात करूंगी। अब हिंदी भाषा का विकास आपको पता है कि या यूं कहें कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, किससे विकसित होती है। अब हमें तो पढ़ना है हिंदी भाषा का विकास, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके बनते हैं इस टॉपिक से। लेकिन तब भी अभी हम इसका वर्गीकरण देखते हैं, तो इसके भी 3 वर्गीकरण होते हैं। एक आता है हमारा क्या, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, दूसरा हमारा आता है क्या यहीं पे, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ लेना, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और तीसरा हमारा टॉपिक आता है यहीं पे क्या, वो आता है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, अब यह आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब यहाँ से कई प्रश्न आपके तैयार होते हैं, मतलब यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न आपके बने हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को आप देखोगे 2 भागों में डिवाइड है। ठीक है, पहला है हमारा कौन सा, वैदिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया। इसको वैदिकी कहा गया, इसको छांदस कहा गया, इसको मतलब कि और अलग अलग विद्वान अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जब वैदिक संस्कृत, और दूसरा हमारा आता है कौन सा, लौकिक संस्कृत। ठीक है, अब लौकिक संस्कृत को भी विद्वानों ने अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से पुकारा। इसको देव भाषा कहा, देव भाषा। ठीक है, देववाणी कहा, देश भाषा कहा, इसको सरस्वती की वाणी कहा। ठीक है, इसको अलग अलग नामों से पुकारा गया। अब ये भी जानना जरूरी है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर इसका अच्छा समय क्या रहा है। इसका समय जो रहा है वो आपका रहा है कहाँ से कहाँ तक, इसका समय रहा है आपका 1500 से लेकर और 1500 से लेकर 500 तक। ठीक है, 500 ईसा पूर्व तक। तो ये भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत का समय काल आपको देखना है। इधर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का भी समय आपको अच्छे से देख लेना है। अब थोड़ा सा लिख देती हूँ। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसका भी समय हमें अच्छे से देखना है। ठीक है, अब आप देखोगे कि वैदिक संस्कृत केवल इतने तक ही नहीं है कि आपने समय देख लिया इसका,
यह आपने देखा कि अब देखना जरूरी है कि इसमें 3 तरह के ग्रंथ लिखे, ठीक है। संहिता लिखा गया, ब्राह्मण लिखा गया, उपनिषद लिखा गया। संहिता के अंदर आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आता है, तो वहाँ से ही प्रश्न बनता है। वैदिक संस्कृत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना गया, तो ऋग्वेद माना गया, ये भी यहाँ से प्रश्न बनता है। साथ में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वैदिक संस्कृत की विशेषता बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। वैदिक संस्कृत में ध्वनियाँ कितनी थी, तो 52 ध्वनियाँ थी। अब बताइए, मैंने आपको यहाँ पर कई टॉपिक बताया, अब थोड़ा सा मैं रुक जाती हूँ, मैं वो टॉपिक आपको गिनाती हूँ कि पहला टॉपिक हिंदी भाषा का विकास में से हमने देखा प्राचीन, ये देखा हमने, ठीक है। हमने देखा क्या, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को देखा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हमने देखा कि इसका जो पहला तो इसका समय काल 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। फिर इसके 2 भाग हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक में हमने देखा कि वर्ण कितने हैं, 52 वर्ण हैं। फिर हमने देखा कि वैदिक संस्कृत को इसके 3 प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं, जहाँ पे आपका है संहिता और ब्राह्मण, उपनिषद। फिर अब इसकी हमें क्या देखना है, इसकी विशेषताएं देखना है, ठीक है। इसकी विशेषताएं दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ से प्रश्न पेपर में आपके आता ही आता है, ठीक है। तो पहली ही इसकी विशेषता आपको याद रखना है कि यह वैदिक संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक है, ठीक है, पहली है। फिर इसमें 3 वचन थे, ठीक है, 3 लिंग हैं। फिर भोलानाथ तिवारी ने 4 इसमें प्रमुख समास 4 माने हैं, यानी कि इसमें 8 कारकों का वर्णन आता है। तो अब जब हम लौकिक संस्कृत को पढ़ेंगे तो यहाँ पे 52 थी, तो यहाँ वो ध्वनियाँ 48 रह जाएंगी, ठीक है। यहाँ आते आते वो ध्वनियाँ कितनी रह जाएंगी, आपकी 48 रह जाएंगी, ठीक है। तो अब आपको देखो, यहाँ आपको कई टॉपिक मिल गया। अब जब आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े रहेंगे तो ये प्रश्न आपसे, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें आप कर पाएंगे। ऐसे ही लौकिक संस्कृत, अब इसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है ये भी देखना है। लौकिक संस्कृत का प्रमुख ग्रंथ कौन सा रहा है, तो आपको पता होगा कि लौकिक संस्कृत का सबसे जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो रामायण है, जिसके रचनाकार वाल्मीकि हैं, ठीक है। ये आपने देखा। अब जब इसके थोड़ा सा आप आगे जाओगे, ठीक है, ये अब यहाँ पे लौकिक संस्कृत की विशेषताएं भी आपको देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कोर्स में पढ़ाई हुई हैं। थोड़ा सा मैं आपको लेके आगे चलूंगी। यदि आप आओगे कहाँ पे, आप आएंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में, ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में आएंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और दूसरा आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, क्योंकि इसको आपने देखा होगा कि इसके 3 भाग डिवाइड होते हैं। एक है प्रथम प्राकृत, ठीक है, प्रथम प्राकृत है। अब ध्यान रखिएगा, कल एक प्रश्न किया था मैंने कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की मूल भाषा कौन सी है, ठीक है, मैंने ग्रुप में प्रश्न किया था। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो आप इसका उत्तर बताएं कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की मूल भाषा कौन सी है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जननी किस भाषा को कहा गया है, ठीक है, या आधुनिक आर्य भाषा की जननी कौन है। तो ये दोनों प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रथम प्राकृत को ही क्या कहा गया, प्रथम प्राकृत को दोस्तों पाली कहा गया, ठीक है। ये पाली किसकी भाषा है, आपको पता है पाली जो है वो बौद्धों की भाषा रही है, ठीक है, पाली जो है वो बौद्धों की भाषा रही है। इसके बाद आपका आता है कौन सा, द्वितीय प्राकृत, ठीक है, द्वितीय प्राकृत आता है और द्वितीय प्राकृत का नाम ही प्राकृत रहा है, ठीक है, इसका नाम ही प्राकृत रहा है। ये किसकी भाषा है, ये है जैनों की भाषा, ठीक है, ये रही है किसकी, जैनों की भाषा, यानी कि ये बौद्ध धर्म की भाषा है। यहीं पर एक प्रश्न आप समझ लेना, ये जो पाली है अशोक के समय, राजा अशोक के समय पाली भारत की राजभाषा रही है, ठीक है। राजा अशोक के समय या सम्राट अशोक जब थे उस समय पाली जो है भारत की क्या रही है, भारत की राजभाषा रही है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है आपको जानकारी रही हो इस बात की या आपको कैमरे में दिख न रहा हो, पर अभी तो कैमरे में दिख रहा है। ये पाली भारत की राजभाषा रही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब पाली किसकी भाषा है, तो बौद्ध धर्म की भाषा है। प्राकृत किसकी भाषा है, जैन धर्म की भाषा है। पाली के जो व्याकरण है कच्चायन और मोगलान
ये दो व्याकरण यूरोपीय व्याकरण यानी व्याकरण करता है। इनसे ही प्रश्न बना है कि इन्होंने ध्वनियों की संख्या क्या मानी है। तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा कि कात्यायन ने ध्वनियों की संख्या क्या मानी है और मुगलान ने ध्वनियों की संख्या क्या मानी है, कितने स्वर कितने व्यंजन माने हैं। ये मैं कई बार आपको कोर्स में बता चुकी हूँ, कई बार यूट्यूब पर इसका वर्णन कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। अब पाली को लेकर विद्वानों में बहुत, अभी तो चलिए ठीक है, पाली का तो बहुत लंबा वर्णन है अभी, उससे कहीं ज़्यादा वर्णन प्राकृत का है, अलग अलग एक एक पेज का, ठीक है। द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत आपका क्या है, तृतीय प्राकृत आपका क्या है, अपभ्रंश है, ठीक है। अब अपभ्रंश भी दोस्तों आपको, अपभ्रंश तो मेरे ख्याल से जितना इम्पोर्टेंट प्रथम प्राकृत यानी पाली है, उतना ही महत्वपूर्ण द्वितीय प्राकृत यानी प्राकृत है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका तृतीय प्राकृत यानी कि अपभ्रंश है, ठीक है। अब ये तीनों का अध्ययन आपको बहुत बारीकी से करना पड़ेगा और इन तीनों का ही आपको क्या देखना है, व्याकरणगत विशेषताएं देखनी है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार इसका आपको समय काल देखना है। अलग अलग विद्वानों ने पाली को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से पुकारा, ठीक है। कई विद्वान अपना अपना नाम इनको देते रहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि एक जगह पर मैंने पढ़ी थी मैं कि पाली के नामकरण को लेकर प्रश्न आता है, ठीक है। तो जहाँ पे पंडित विधुशेखर भट्टाचार्य ने अलग अलग इसका नाम बताया, पहले पंक्ति बताया, फिर पट्टी बताया, फिर उन्होंने पल्ली कहा, फिर पाली कहा, ठीक है। कई मैक्स वालियर हैं जो कि इसको पाटिलपुत्र कहते हैं, पाली का नामकरण क्या पाटिलपुत्र बताते हैं। फिर भिक्षु जगदीश कश्यप हैं जो कि पर्याय, पाली का जो अर्थ है वो पर्याय कहते हैं, लेकिन सब अन्य जो विद्वान हैं एक अच्छी परिभाषा देते हैं, वो कहते हैं रक्ततीति तृप्त्याम पाली, यानी कि जो अर्थों की रक्षा करने वाली हो वही प्रमुखतः पाली है। कई विद्वानों के अनुसार अलग अलग, यदि आप थोड़ा सा देवेंद्र नाथ को पढ़ें या भोलानाथ तिवारी को पढ़ें या फिर हरदेव बाहरी वाली पुस्तक ही पढ़ लें थोड़ा सा इसके संबंध में, तो आपके डाउट ऑलरेडी क्लियर हो सकते हैं। आपका ये डाउट क्लियर हो रहा होगा कि बिना बिना कॉन्सेप्ट पढ़े, मूल पुस्तक तो चलो दूर की बात है, बिना कॉन्सेप्ट पढ़े आप अच्छा नहीं कर सकते, आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं केवल प्रश्नोत्तरी पढ़ करके। प्रश्नोत्तरी भी जब तक एक्सप्लेनेशन उसमें उतना ज़्यादा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आपका तृतीय प्राकृत जिसका नाम अपभ्रंश है, ठीक है, अपभ्रंश है। प्रश्न भी बनता है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को जोड़ने की कड़ी किसको कहा गया है, ठीक है, तो वो कहा गया है आपके अपभ्रंश को। अब अपभ्रंश आपकी क्या है, तृतीय प्राकृत है, ठीक है, तृतीय प्राकृत है ये, यहाँ पे अपभ्रंश। अपभ्रंश की प्रथम रचना कौन सी है, ये कमेंट सेक्शन में आप लिखना चाहें तो लिखें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना चाहे तो आप जरूर लिखें कि अपभ्रंश की प्रथम रचना किसको माना गया है। प्राकृत के संबंध में बहुत बार अभी आपके प्रश्न बन चुके हैं। चलिए इसे थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ यहाँ पे क्लीन करती हूँ और मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करती हूँ कि प्राकृत के संबंध में क्या है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं कोर्स में कई बार बता चुकी हूँ कि प्राकृत के विद्वान अलग अलग प्राकृत का भेद मानते हैं। जैसे कि बररुचि ने प्राकृत के कितने भेद किए, 4 भेद किए, जहाँ उन्होंने 4 भेदों में से महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी, सौसेने, ठीक है, प्राकृत के 4 भेद किए। अब यहाँ पे फिर से कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि किसी भी भाषा का विकास स्वयं से हुआ है। आपने देखा, पहले हमने वैदिक संस्कृत को देखा, फिर हमने किसको, लौकिक संस्कृत को देखा, ठीक है। यदि मैं थोड़ा सा प्रीवियस पे जाऊंगी, ठीक है, प्रीवियस पे जाऊंगी, पेज नंबर 1 पे जाऊंगी, तो हमने क्या देखा कि हमने पहले वैदिक संस्कृत को देखा, ठीक है, हमने लौकिक को देखा। वैदिक लौकिक को देखने के बाद हम देख रहे हैं कि फिर हम देखते हैं कि हमारा जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आता है, तो वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत का विकास हुआ, जो कि हमारी लोक भाषा रही है, देव भाषा रही है, देववाणी रही है, ठीक है। लौकिक संस्कृत को अलग अलग विद्वान अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है। कई विद्वान, जब आप कुछ विद्वानों के अनुसार पढ़ेंगे तो इसको गीरवाणी भी कहा गया, लौकिक संस्कृत को, यानी कि सरस्वती की वाणी भी कहा गया,
ठीक है। फिर हमने पाल प्राकृत, यहाँ पे प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत को देखा। इनका विकास कैसे हुआ, इनकी भाषा क्या रही है, इनकी रचनाएं किस भाषा में लिखी गई, ठीक है, ये देखा हमने। इसके बाद हम देखते हैं टोटली अपभ्रंश को, ठीक है। मैं आपको बता रही थी कि पाली को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पाली को अलग अलग विद्वान अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे कि वो भी हमने देखा, ठीक है, किसने किस नाम से पुकारा। साथ में हम ये देख रहे हैं दोस्तों कि मैंने कहा था कि मूलतः प्राकृत की जो तीसरी अवस्था है वो अपभ्रंश है, और अपभ्रंश को ही देसी भाषा कहा गया, ठीक है, अपभ्रंश को ही देसी भाषा कहा गया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगी और मैं ले चलूँगी आपको कहाँ पर। ये प्राकृत का तो आपने देखा, अलग अलग विद्वान अलग अलग नाम से पुकारते हैं, ठीक है। प्राकृत का बरुचि ने 4 भेद किया, तो यहाँ पे भरत मुनि ने प्राकृत के 7 भेद माने। तो आपने देखा होगा कि हेमचंद्र ने इसके 2 ही भेद माने, आरसी यानी अर्धमागधी और पैसाची यानी चूलिका, ठीक है, 2 ही भेद माने हैं। साथ में अलग अलग विद्वान या भाषा वैज्ञानिक प्राकृत के 5 भेद भी मानते हैं, जिसको हम अपभ्रंश में देखने वाले हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं चलती हूँ कहाँ पे, आपको अपभ्रंश पे न ले जा करके थोड़ा सा मैं आपको ले चलती हूँ कहाँ पर, जो आपकी आधुनिक आर्य भाषा है। क्योंकि आपका ये प्रश्न था कि मैम हम क्या केवल ये पढ़ करके, जो ओल्ड पेपर पढ़ करके क्या हम प्रश्न निकाल सकते हैं? तो आप कोई सी परीक्षा नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप आते हैं कहाँ पे, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में, सबसे ज़्यादा आपका प्रश्न यहीं से बनता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, ठीक है, प्रश्न आपका यहीं से बनता है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से। अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जैसा कि मैंने कहा कि इसको कितने 5 अपभ्रंशों में, 5 या 6 अपभ्रंशों में बांटा गया है, लेकिन जो हमारी हिंदी है वो 5 उपभागों, ठीक है, 5 उपभागों, 3 अपभ्रंशों, 17 बोलियों से मिलकर बनी हुई है। सबसे पहला इसमें देखते हैं हम अपभ्रंश क्या है हमारा। सबसे पहले हमारा आता है क्या है, सौर श्रेणी अपभ्रंश, ठीक है, सौर श्रेणी अपभ्रंश आता है। और सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है, 5 उपभाषाएं हैं। देख लेते हैं वो कौन कौन सी 5 उपभाषाएं हैं। इसमें से, ठीक है, इसमें से हमें ध्यान रखना है कि जो गुजराती है, गुजराती उपभाषा नहीं है, गुजराती एक स्वतंत्र भाषा है, ठीक है, गुजराती जो इसके अंतर्गत आती है, ठीक है, गुजराती एक स्वतंत्र भाषा है दोस्तों, वो इसके अंदर शामिल नहीं है, शामिल है लेकिन उपभाषा नहीं है, ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला गुजराती आ गया आपका। दूसरा आपका क्या आता है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा आपका आ गया राजस्थानी, ठीक है, तीसरा आपका आ गया पहाड़ी, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आपने देखा, ये राजस्थानी इसकी उपभाषा है। अब आप इसको उपभाषा समझ सकते हैं, ठीक है। पहाड़ी को भी आप उपभाषा कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि ये भी राजस्थानी जो है ना, ये भी 4 बोलियों में डिवाइड है। ये तो पश्चिमी अपभ्रंश की उपभाषा हो गई राजस्थानी। जब आप बात इस 4 बोलियों में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और एक और है मालवी, 4 भागों में जब डिवाइड करेंगे और तो उसकी बोलियां निकल कर आएंगी। ऐसे ही पहाड़ी भी 2 वर्गों में है, मध्यवर्ती पहाड़ी और आपका आता है मेरे ख्याल से पूर्वी पहाड़ी या फिर पश्चिम मध्यवर्ती पहाड़ी, ठीक है, ये हो गया। गुजराती बिल्कुल स्वतंत्र है, उसके लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है अलग से कुछ कहने के लिए, ठीक है। अब आपका दूसरा आता है अर्धमागधी अपभ्रंश। अब जब आपका ये अलग से आता है हमारा अर्धमागधी, तो अर्धमागधी को भी आप देखेंगे, ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आप देखेंगे कि ये भी, इसमें क्या है, इसकी उपभाषा क्या है, पहले आप उपभाषा को देखिए, ठीक है। तो अब अर्धमागधी क्या हो गया, एक आपका यहाँ पे अपभ्रंश हो गया, दूसरा आपका हो गया आधुनिक भाषाएं, ठीक है, आधुनिक भाषाएं हो गई, तो ये आधुनिक भाषाएं हो गई। फिर तीसरा आपका यहाँ पे बोलियां हो गई। ये मैं एक डायग्राम के थ्रू अभी जब मैं
ठीक है। यहाँ पे बोलियों का एक अलग ही चार्ट बनेगा, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगी। आज एक प्रश्न था, आज नहीं कई दफ़ा मेरे पास ये प्रश्न आया, ठीक है, कि मैम क्या केवल प्रश्न पढ़ करके हम एग्जाम निकाल सकते हैं? तो उसी प्रश्न का जवाब है कि नहीं, नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब जब अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं तो पूर्वी हिंदी क्या है, यहाँ पर इसकी जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी आपकी, ठीक है, सॉरी, पूर्वी हिंदी आपकी क्या हो गई, ये तो उपभाषा हो गई, ठीक है, ये हो गई आपकी उपभाषा। लेकिन आप ध्यान रखना, इसके जो और आती हैं, ठीक है, पूर्वी हिंदी उपभाषा होगी, इसकी बोलियां हो गई अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अब आप जब इसकी बोलियां आपको पता है ना, अवधी, ठीक है, अवधी हो गई, बघेली हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, इसका फुल एक्सप्लेनेशन मैं बाद में करूंगी, मैं थोड़ा सा कुछ आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। जब आप आओगे मागधी अपभ्रंश में, ठीक है, इसका तीसरा रूप क्या है, मागधी अपभ्रंश है। और मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत जब आप आते हो, ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है दोस्तों कि, चलिए मागधी अपभ्रंश को थोड़ा सा आगे करती, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका कि बिहारी उपभाषा है, बिहारी तो उपभाषा है इसकी, ठीक है, बिहारी को आप उपभाषा की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसके बाद जितनी भी हैं, बंगाली, असमी, उड़िया, वो क्या हैं, स्वतंत्र भाषाएं हैं। इस जो बंगाली है, ठीक है, बंगाली, ठीक है, ये बिल्कुल ये भाषा है, ये इसकी उपभाषा नहीं है, ठीक है। असमिया भी इसकी भाषा है, ठीक है, असमिया भी इसकी भाषा है, और उड़िया भी इसकी भाषा ही है, ठीक है, उड़िया भी क्या है, भाषा ही है। ऐसा नहीं कि ये उपभाषा की श्रेणी में सिर्फ बिहारी वर्ग आती है, ठीक है। और बिहारी वर्ग के अंतर्गत क्या आता है, कमेंट सेक्शन में आप लिखें, बिहारी वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, ठीक है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की बात करूं, अगला अपभ्रंश महाराष्ट्रीय है, तो महाराष्ट्री मराठी हिंदी से मिलकर बना है, लेकिन ये भी मराठी का भी हिंदी से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्या, पैसाची। पैसाची को अलग अलग विद्वान अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कुछ विद्वान पैसाची को भूत भाषा भी कहते हैं। यदि कमेंट सेक्शन में आप बता पाएँ कि महाराष्ट्र के बाद आता है हमारा, लिख ही देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको लग जाए, ठीक है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के बाद यहाँ पर आता है क्या, हमारा पैसाची अपभ्रंश, ठीक है। पैसाची को अलग अलग विद्वान अलग अलग नाम से पुकारते हैं। यदि आप लिख पाएँ, ठीक है, कि किस विद्वान ने इसका ये नाम भूत भाषा कहा है, तो अच्छा रहेगा। पैसाची अपभ्रंश को बाणभट्ट ने भूत भाषा कहा है। अब आप ध्यान रखना, पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत भी आप देखेंगे कि इसमें भी लहदा और पंजाबी दो उपभाषाओं का विकास होता है। लहदा कैके अपभ्रंश से विकसित है, तो पंजाबी टक अपभ्रंश से विकसित है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ। फिर इसके बाद आता है ब्राह्मण अपभ्रंश, जिससे सिंधी भाषा का विकास हुआ है। इसके बाद आपका आता है ब्राह्मण अपभ्रंश, फिर आपका आता है खस अपभ्रंश। अब जब सोचिए, अब चलिए यहाँ पर आपके प्रश्न बनते, माना कि मैंने देखा कि यहाँ पर आपके प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से इतने ज़्यादा प्रश्न ये तो बहुत सूक्ष्म बताई हूँ मैं आपको, बहुत ही सूक्ष्म सरलता से बताई हूँ। और मेरे ख्याल से आज मैं डिजिटल बोर्ड पहली बार लिख रही हूँ, और मैं प्रैक्टिस अपना करती रहूँगी। इस टाइम मैं MPPSC कोर्स पर काम कर रही हूँ, तो मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही दोस्तों, ठीक है। मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही क्योंकि MPPSC पर मैं काम कर रही हूँ, इसलिए मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही, है ना। अब लेकिन आपको ये बताने के लिए ये वीडियो था कि आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। बिना कॉन्सेप्ट पढ़े मुझे नहीं लगता कि आप अच्छा कर पाएंगे। ये अब आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको यदि मेरा कोई डेमो क्लास देखना है, देखिए ऑन है, डेमो क्लास देखना है, तो आपको किस यूनिट का डेमो क्लास देखना है। UGC नेट यूनिट 1 to 10 में से किस क्लास का आपको डेमो क्लास देखना है। जब आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, तो मुझे तब मैं उस पर कोई वीडियो लाऊंगी, ठीक है। तब मैं उस पर कोई वीडियो आप कहेंगे तो मैं ला दूंगी।
ओके, तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया कि बगैर कॉन्सेप्ट पढ़े आप केवल प्रश्नोत्तरी के बलबूते पर कभी मत जाइएगा, ठीक है, पेपर देने। और खासकर नेट का पेपर, आप ऐसे कोई सा पेपर हो, नेट का ही नहीं, कोई सा पेपर हो, बगैर कॉन्सेप्ट पढ़े आपने, ये तो मेरी ई बुक का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपसे साझा की हूँ। मेरी जो ई बुक मैंने बनाई है उसका अभी तो उसको बहुत विस्तार बनाना है। वो तो मेरे ख्याल से आपके नेट के सिलेबस का सिर्फ 70% ही तैयार हुआ है। अभी उसमें 30% इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो खुद भी मुझे ऐड करनी हैं। तो ये मुझे अब छोटी सी बात आपको बतानी थी। फाइनली आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।